जल्द इंतखाबात का मुतालबा, मुज़ाकरात की नाकामी, साथ लॉन्ग मार्च। नतीजा क्या निकलेगा? आने वाले हफ्ते में एमरजेंसी लग जाएगी। फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लॉन्ग मार्च में ब्लड शेड के खदशात अली अमीन गंडापुर की ऑडियो लीक के बाद दुरुस्त साबित। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 अक्टूबर 1958 को सदर सिकंदर मिर्जा ने आइन को मनसूख करके मुल्क में मार्शल का ऐलान कर दिया। इस इक़दाम से 1956 का आइन मनसूख कर दिया गया, वज़रा को बरतरफ कर दिया गया, मरकजी और सूबाई असम्बलियाँ तहलील कर दी गई, तमाम सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी गई। इस वक्त की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ जनरल मोहम्मद अयूब खान चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बने। पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम ख़त्म हो गया। 27 अक्टूबर 1958 को चार्ज संभालने के 3 हफ्तों के अंदर सिकंदर मिर्जा को जनरल अयूब खान ने मजूल कर दिया, जिसने खुद को सदर करार दिया। फिर भट्टो दौर में इंतखाबात 7 मार्च 1977 को हुए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये इंतखाबात जीते, लेकिन इनके मुखालफिन पाकिस्तान नेशनल अलायंस ने इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम लगाया। 14 मार्च 1977 को इत्तेहाद ने मुल्क गिर एहतजाज का सिलसिला शुरू किया। अलायंस और भट्टो हुकूमत के दरमियान जून 1977 में मुज़ाकरात हुए और एक मुआहदा तय पाया, लेकिन इस पर अमल ना हो सका। 15 अक्टूबर 1977 को नई इंतखाबात का ऐलान किया गया, लेकिन 5 जुलाई 1977 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने मार्शल लगा दिया और इंतखाबात मुलतवी कर दिए। जनरल ज़ियाउल हक ने 90 दिन में इंतखाबात कराने का ऐलान किया। फिर उसके बाद सियासतदानों को बहुत साल इंतजार करना पड़ा। जिस टाइम जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लगाया, उससे पहले के हालात इस तरह थे कि रोज़ हर घंटे बाद, हर 2 घंटे बाद कोई ना कोई पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं जलसे जुलूस का सिलसिला चल रहा था और मुल्क में एक अफरा तफरी का एक सिस्टम फैला हुआ था। फिर सारे मामलात का एंड जो है वो इस बात पे हुआ कि एस्टेब्लिशमेंट को मुदाखलत करनी पड़ी और उसका नतीजा ये निकला कि जनरल ज़ियाउल हक जो है वो नए एडमिनिस्ट्रेटर कायम हो गए। फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 3 नवंबर 2007 को पाकिस्तान में मार्शल लगा दिया। उन्होंने आइन को मुअत्तल कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बरतरफ कर दिया और इस अदालत के दीगर जजों को हटा दिया जिन्होंने इनके इस फेल को गैर कानूनी करार दिया था। पुलिस ने फौरी तौर पर वकला, सियासतदानों, इंसानी हकूक़ के कारकुनों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। आज़ाद टेलीविजन चैनल्स की नशरियात बंद कर दी गई और रिपोर्टिंग पर पाबंदियां आयद कर दी गई। इसके बाद से हज़ारों को जेल भेज दिया गया, सहाफ़ियों को धमकियां दी गई और वकला और दीगर के एहतजाज को दबाया गया। इख्तिलाफ राय रखने वाले जजों को हाथ से चुने हुए मुकर्रीन से तब्दील करना और हुक्मनामे के जरिए हुक्मरानी करना। जनरल मुशर्रफ साहब का मकसद मार्शल के लिए अदालती मंजूरी हासिल करके ज़ाती इक़्तिदार को बरकरार रखना था, जिसके बाद धांधली ज़दा इंतखाबात के जरिए जमहूरी महाज की तश्कील करना था। आलमी बरादरी को आइनी निज़ाम की फौरी बहाली, कानून की हुक्मरानी और जायज़ अदलिया, सियासी कैदियों की रिहाई और आज़ादाना और मुनसफ़ाना इंतखाबात की निगरानी के लिए गैर जानिबदार निगरान हुकूमत के तकर्रर का झांसा दिया। नाज़रीन, ये तो था पहले का जिक्र। अब आते हैं मौजूदा हालात पे। नाज़रीन, लॉन्ग मार्च शुरू हो चुका है और इस्लामाबाद तैयारी कर रहा है कि इमरान खान साहब को किस तरह वेलकम किया जाए और साथ इम्तिहान है सियासतदानों का कि अभी भी वक्त है, संभल जाए। लेकिन हुकूमत को लगता है कि कोई फिक्र नहीं, जिसका सबूत कल हुकूमत की तरफ से कायम की गई कमेटी है जिसके सरबरा राना सनाउल्लाह हैं। जिस तरह पीपल्स पार्टी ने कमेटी कायम की थी जिस वक्त ताहिर कादरी साहब बैठे थे इस्लामाबाद आकर, क्या आज तक ऐसा हुआ है कि जिन 2 फरीकैन के दरमियान झगड़ा हो, इनमें से एक फरीक सालस बन जाए? ये तो हुकूमत एक बहाना तराशा है कि खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो इल्ज़ाम इमरान खान साहब पे डाल दिया जाए कि हमने तो कमेटी बनाई थी मुज़ाकरात के लिए, लेकिन दूसरी जानिब से कोई पेशरफ्त ना हुई। लेकिन एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। मुनीबुर रहमान शामी साहब को इंटरव्यू देते हुए परवेज़ इलाही साहब ने बड़े क्लियर अल्फाज में कहा है कि मुज़ाकरात वहीं होंगे जहां बात ख़त्म हुई है। और अगर देखा जाए तो जब से खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई है तब से खान साहब वहीं पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तरीके शायद वो दुरुस्त नहीं थे, जिसका रिजल्ट खातरख्वाह नहीं निकल रहा था। लेकिन आज के लॉन्ग मार्च को वक्त से पहले ख़त्म करने की वजह जो सिक्योरिटी रिस्क बताई जा रही है, फवाद चौधरी साहब ने भी बताया कि जी हम रात को मार्च नहीं करेंगे, सिक्योरिटी रिस्क है। लेकिन सिक्योरिटी रिस्क तो दिन के वक्त भी होता है, जब इतना बड़ा क्राउड हो तो वो दिन या रात नहीं देखा जाता कोई भी अफरा तफरी फैलाने के लिए। इसका मतलब है कि कोई ख़ास मीटिंग या मुलाकात का वक्त मिला है जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने फ़ौरन यू टर्न लिया और अपनी जो मुकर्रर करदा मंजिल थी वहाँ तक भी नहीं पहुँचे और वहाँ से फ़ौरन वापस हो गए।
फवाद चौधरी साहब ने रात एक इंटरव्यू में बेशक अभी किसी ऐसी मीटिंग से इनकार कर दिया जिस तरह पहले भी सियासतदान करते रहे हैं और जिसका जिक्र जो है खुद DGISPR और DGISI ने आकर मीडिया के ऊपर किया है कि रात को हमसे मीटिंग होती थी और दिन को हमें बुरा भला कहा जाता था। लेकिन खैर हमें जो है सियासतदानों की बात जो है वो माननी पड़ती है। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि मुज़ाकरात का मैंडेट जो है सदर पाकिस्तान को दे दिया और ये भी क्लियर हो गया कि कुछ दिन पहले सदर पाकिस्तान ने फ़ौज के हवाले से बड़ी मुस्बत जो अल्फाज हैं वो अदा किए थे और खान साहब को भी कई जगहों पे जो है वो सरजनिश की थी। तो इस हवाले से इस वक्त सदर पाकिस्तान जो है एक न्यूट्रल का रोल अदा कर रहे हैं कि जो दोनों फ्रीकैन को आपस में बिठा कर किसी हतमी अंजाम की तरफ या एक मुस्बत इकदाम की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि इमरान खान का बुनियादी मुतालबा मान लिया गया है और इलेक्शन मई में होने के चांसेस बन गए जिसका जिक्र परवेज़ इलाही साहब ने अपने इंटरव्यू में खुद कर दिया है और यही शर्त थी कि खान साहब के पहले इंतखाबात का ऐलान फिर बातचीत। और अब मुझे लग रहा है कि अब बातचीत का सिलसिला जो है वो चल पड़ा है बैकडोर चैनल्स के थ्रू, क्योंकि ये अभी किसी भी हतमी अंजाम तक नहीं पहुंचा, इसलिए इसको भी ओपन नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता ये सिलसिला अगर नहीं चलता, अपने मुस्बत अंजाम की तरफ नहीं पहुंचता, तो फिर जो मैंने पहले अपने व्लॉग शुरू करने के बाद जो पहले 3 मैंने आपको वाक़यात बताए हैं, उन सब वाक़यात को आपको जोड़ लें तो इस टाइम मुल्क के हालात वही हैं। इसलिए मेरी सियासतदानों से रिक्वेस्ट है कि आपस में बैठें। सियासतदान हमेशा यही कहते हैं कि बातचीत का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, उस बातचीत के दरवाजे को खुला रखें और उस बातचीत को मुस्बत अंदाज में आगे लेकर चलें। इसमें मुल्क का फ़ायदा है, अवाम का फ़ायदा है। हूँ और वॉक वगैरह करके आया और आकर मैंने कंप्यूटर अपना ऑन किया तो सोशल मीडिया के ऊपर मैं देख रहा हूँ कि आशिर अज़ीम की एक वीडियो को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। मैंने भी वो वीडियो देखी पूरी और उसके ऊपर ऐसे ऐसे लोगों ने अजीबोगरीब तरह के कमेंट्स किए हुए हैं कि बताने से कासिर है। जो लोग इल्ज़ामात लगा रहे हैं वो ख़ुद पहले अपने गिरेबान झाँक कर देखें कि आशिर अज़ीम के बारे में क्या इल्ज़ामात लगा रहे हैं, क्या वो ख़ुद उन इल्ज़ामात से जो हैं वो बरी होते हैं, क्या उनके अपने दामन साफ़ हैं ऐसे इल्ज़ामात से जो वो दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आशिर अज़ीम ने कहा क्या, उसने कुछ गलत नहीं कहा, उसने 101% बात दुरुस्त कही है। उसने क्या कहा है कि जो मुल्क तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लोग, उनके ऊपर डंडा चलाओ। स्टेट की जो फोर्सेस हैं उनका काम क्या है, उनका यही काम है कि जहाँ पे देखें कि मुल्क में नारकी फैलने जा रही है तो वहाँ पे जो है वो थोड़ी सी सख्ती करें और सख्ती करके उसको काबू में करें। जो चोर डाकू होते हैं उनके साथ क्या किया जाता है, उनके साथ सख्ती की जाती है, तभी जो है वो लोग जो है वो महफूज रहते हैं। तो इस टाइम आप ये देखें कि फ़ौजियों के घरों के ऊपर हमला कौन कर रहा है। जो लोग इस टाइम बहुत ज़्यादा आशिर अज़ीम को बुरा भला कह रहे हैं, असल में वही वो लोग हैं, चंद वो फसादी टोला है कि जिनकी ये सारी हरकतें हैं और उनको पता है कि अगर जिनसे आशिर अज़ीम मुखातिब है अगर वो एक्शन में आ गए तो उनके साथ क्या होगी। क्या उन्होंने फ़ौजियों के घरों के ऊपर हमले नहीं किए इन चंद दिनों में? खान साहब तो पहले ही कह चुके हैं कि मुल्क 3 टुकड़े होगा, ठीक है, लेकिन वो कौन करेगा, कैसे करेगा, ये नहीं उन्होंने बताया। लेकिन ये आप लोगों के लिए देखना है कि वो कैसे होगा, वो कैसे हो रहा है। इस टाइम इमरान खान साहब के ऊपर जो हमला हुआ, ठीक है ना, मैं तो उसको हमला नहीं मानता, ड्रामा समझता हूँ कि जो कि फ्लॉप हो चुका है, लेकिन उन्होंने चलो मान लेते हैं उनके ऊपर हमला हुआ। लेकिन उस हमले के बाद है उनका रिएक्शन क्या है। जब बेनज़ीर मोहतरमा शहीद हुई तो आसिफ जरदारी साहब ने क्या किया, उनका फेल क्या था पाकिस्तान के लिए, उन्होंने फ़ौरन नारा लगाया पाकिस्तान खप्पे, यानी कि पाकिस्तान जिंदाबाद। कि जितने लोग, ज़ाहिरी बात है लीडर थी, एक इंटरनेशनल लीडर थी, उनके फॉलोअर्स थे, उनको दुख होगा, वो जज्बाती होंगे, लेकिन उनके जज्बात जो हैं वो मुल्क को नुकसान पहुँचाने जा रहे थे। तभी आसिफ जरदारी साहब ने आगे बढ़कर एक लीडर होने का सबूत दिया, एक पार्टी का सरबराह होने का सबूत दिया, एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी और मुहब्बे वतन सियासतदान होने का सबूत दिया और उन्होंने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। लेकिन इस टाइम तहरीक इंसाफ की लीडरशिप क्या कर रही है, वो इस टाइम कोई ऐसा ड्रामा
यानी कि इंडिया की फिल्मों में होती है ना वो मीना कुमारी टाइप जज्बाती सीन, वो इस टाइम कोई ऐसा सीन, कोई ऐसा ड्रामा जो है वो मिस नहीं कर रहे। एक से एक नया ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं। कभी गोलियों का ड्रामा, कभी आज़म स्वाति साहब का ड्रामा, वो भी खुल चुका है। जो अभी की यूथ है, यानी कि 20, 25, 30 साल के लोग, उनको तो नहीं पता कि सकूते ढाका क्या था, कैसे हुआ था। सकूते ढाका से पहले जो है वो कि किस तरह के हालात थे, मैं उनको बताता हूँ। वो कहीं हिस्ट्री में ना जाएं, वो मौजूदा हालात को देख लें। यही हालात थे। इसी तरह जो है लोगों को भड़काया गया था, ठीक है, अपने मुल्क के ख़िलाफ़ भड़काया गया था, अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ भड़काया गया था, रियासती अदारों के ख़िलाफ़ भड़काया गया था। अभी क्या हो रहा है? अभी यही कुछ हो रहा है। फ़ौज के ख़िलाफ़ भी भड़काया जा रहा है, रियासती अदारों के ख़िलाफ़ भी भड़काया जा रहा है। हर तरफ से जो है मुल्क को बदनाम किया जा रहा है। मेरे पीछे जो आपको नज़र आ रही है जगह, ठीक है, ये इससे पीछे आगे गांव शुरू हो जाते हैं, बॉर्डर के गांव। वहाँ के लोग जब फ़ौजें यहाँ पे बॉर्डर पे आ जाती हैं, दुश्मन के आमने सामने खड़े हो जाती हैं, तो वो लोग फिर भी रातों को सुकून से सोते हैं। क्यों सोते हैं? वो इसी फ़ौज की वजह से, वो इसी फ़ौजी नौजवानों की वजह से वहाँ पे रात को सुकून से सोते हैं कि भी हमें कोई डर नहीं है, हमारे मुहाफ़िज़ आ गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम महफूज हैं, हम अपने घरों में महफूज हैं। किस वजह से? सिर्फ इन फ़ौजियों की वजह से। और आप उन फ़ौजियों को बदनाम कर रहे हैं। शर्म करें। अच्छा, आशिर अज़ीम मेरे भाई के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लगा कौन रहे हैं? ज़रा वो अपने गिरेबानों में झांके कि उनका अपना करैक्टर क्या है। वो ख़ुद पेड हैं, पेड, ठीक है ना। पेड का आजकल के ज़माने में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ख़ास काम के लिए, किसी एजेंडे के लिए, ठीक है ना। वो पेड है, ठीक है। सिर्फ उन्हीं को तकलीफ़ हो रही है और किसी को तकलीफ़ नहीं हो रही। जो आशिर अज़ीम ने बात की है उसके ऊपर सिर्फ उन्हीं को तकलीफ़ हो रही है और किसी दूसरे को तकलीफ़ नहीं हो रही, ठीक है ना। क्योंकि उनको पता है कि ये अगर आशिर अज़ीम की बात को मान लिया जाए, ठीक है ना, तो फिर इन लोगों के साथ क्या होगा? फिर इनको डंडे पड़ेंगे, फिर ये बंदे के पुत्र बनेंगे, फिर ये इंसान के पुत्र बनेंगे, ठीक है ना। फिर ये अपने घरों में चुप करके इनको बैठना पड़ेगा। फिर जो इनके जो गंदे अज़ाइम हैं, जो मुल्क तोड़ने की ये हरकतें कर रहे हैं, वो मुकम्मल नहीं हो सकेंगी, ठीक है। और ये तो इंशाल्लाह ताला नहीं होंगी, ठीक है ना। हमारी पाक फ़ौज, हमारे पुलिस के इदारे और दूसरे रियासती इदारे जो हैं वो सोए नहीं हुए, ठीक है ना। लेकिन वो ये नहीं चाहते कि आप लोगों के साथ कोई आम आवाम, जो आप लोग जिसको यूज़ करने की कोशिश कर रहे हो, उनके साथ कोई ज़्यादती हो। इसलिए वो आपको बार बार समझा रहे हैं। और किस तरीके से समझाएं? हर तरीके से तो वो समझा चुके हैं आपको कि भी बंदे दे पुत्र बन जाओ, लेकिन आप लोगों ने नहीं बनना। आप लोगों का एंड वही है कि डंडा चले। और जब मार्शल आता है तो मार्शल के बाद क्या होता है? फिर सारे सुकून से बैठे होते हैं। जितनी ये फसादी टोले होते हैं, इंतशार फैलाने वाली जमातें होती हैं, वो फिर सुकून से घरों में बैठ जाती हैं। फिर वो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल वो नज़र ही नहीं आती। फिर वहाँ पे उनकी जो है वो जद्दोजहद कहाँ गई, उनका जिहाद कहाँ गया, उनके जो जंजीरें तोड़ने के नारे होते हैं वो कहाँ जाते हैं? वो कहीं नहीं जाते, वो सब अंदर छुप जाते हैं। आप ये गौर करें कि पूरी कौम हमारे साथ है, पूरी कौम ये चाहती है, पूरी कौम ये चाहती है। खुदा के लिए इस झूठ को बंद करते। पूरी कौम, आपको पता है 22 करोड़ आवाम है, और 22 करोड़ आवाम में से आपको 1 करोड़ तकरीबन 70 से 75 लाख वोट पड़े थे। और वो किस तरह पड़े थे वो सब जानते हैं, ठीक है ना। चलें हम वो भी काउंट कर लेते हैं, तो 2.25 करोड़, चलें जी अब 2 करोड़ कर लें। अब 2 करोड़ लोग अगर आपके साथ हैं, तो बाकी जिन जमातों को वोट पड़े, या बाकी जो 20 करोड़ पाकिस्तानी हैं, वो उनके कोई ख्यालात नहीं, उनकी कोई ओपिनियन नहीं है, उनकी कोई राय नहीं है। आप 2 करोड़ को कह के आप कहते हो कि जी हम पूरी कौम, कौन सी ये पूरी कौम है? खान साहब मुझे ये बताएं, आपको गोलियां लगी, आपके साथियों को गोलियां लगी, ये कौन सी गोलियां थी? ये कौन से स्नाइपर थे, ठीक है ना, कि जिन्होंने जो है वो जब स्नाइपर का काम होता है कि जब टारगेट जो है वो पुरस्कून हो, वो उसको इर्द गिर्द का वो एक्टिव ना हो, ठीक है ना, तब उसको टारगेट किया जाए। लेकिन यहाँ पे स्नाइपर क्या कर रहा है कि एक नीचे से जब गोली चलती है, जब भगदड़ मचती है, तब स्नाइपर अटैक कर रहा है। और अटैक भी कैसे कर रहा है कि वो कैसा स्नाइपर है कि ब्रस्ट की आवाज़ें भी आ रही हैं और गोलियाँ जो हैं वो लोगों के पाँव में चल रही हैं। किसी को भी लोअर बॉडी के अलावा अपर बॉडी में कहीं पे कोई चोट नहीं लगी, कोई गोली नहीं लगी। अगर लगी भी है, ठीक है ना, हो भी सकता है कि लगी हो, तो एक्सरे किधर हैं? आप लोगों के मेडिकल रिपोर्ट्स किधर हैं कि जो सरकारी तौर पे होती हैं वो किधर हैं? किसी एक बंदे ने कोई मेडिकल रिपोर्ट जो है वो नहीं करवाई।
भैया अगर आप इतने ही आप जो है वो इंसाफ पसंद हो, मुस्लिम उम्मा के लीडर हो, जो सच बोलते हो, आप साबका प्राइम मिनिस्टर भी हो, ठीक है, एक बहुत बड़ी पार्टी के आप चेयरमैन भी हो, ये आप ही के अल्फाज हैं, ठीक है, यानी कि इतना तकब्बुर आपके अल्फाज में भी, तो आप कहते हो कि जी पुलिस मेरी FIR नहीं काट रही, तो फिर आपको तो खुश होना चाहिए कि इसी पुलिस के बारे में आप कहते थे कि ये प्रेशर में आ जाती है, तो आज वो प्रेशर में नहीं आ रही, उन्होंने आपको स्ट्रेट अवे उन्होंने आपको एब्सोल्युटली नोट कह दिया, तो आप इस पर भी चीख रहे हो। जो आपको इनकार करे वो गलत, ठीक है, लेकिन जो दूसरी साइड पे अगर देखा जाए दूसरों के सही बात के ऊपर अमल करे वो आपके लिए गलत है। खुदा के लिए खान साहब, खुदा के लिए इस टाइम जो है वो मुराद सईद साहब की भी वीडियो आना शुरू हो गई है कि जी मुझे ख़तरा है, मुझे ख़तरा है, मुझे ख़तरा। यार आपको किस चीज़ का ख़तरा? जिन चीज़ों से आपको ख़तरा है उनके तो आप साथ रहते हो, आपको तो नहीं घबराना चाहिए। आपके तो लीडर कहते थे कि घबराना नहीं, और आप लोग घबराना शुरू हो गए हो। कभी आपकी वीडियो आ रही जी मुझे ख़तरा है, मुझे ख़तरा है, अरशद शरीफ के जो है वो सारे सबूत मेरे पास हैं। तो आपका लीडर तो जो है वो झूठे साइफर को वो लहराना शुरू कर देता, तो वो सच्चे सबूतों को ना सामने लेकर आए, वो तो एक मिनट भी ना रुके, वो तो फ़ौरन उसको लेकर आए आगे। जो उसका काम है कि लोगों को जो है वो गलत बातें बताना, लेकिन एक बार फिर आप वही ड्रामा करोगे जी आपके पास सबूत है, लेकर आओ सबूत। हमें भी पता चला कि आप जी कौन से शाहरुख खान और कौन से संजय दत्त हैं कि आप बड़े बहादुर हैं, वो सामने लेकर आए सबूत लोगों के। ये जो सोशल मीडिया के ऊपर जो मुल्क तोड़ने की जो कहते हैं जी मुल्क में बड़ा ये हो गया, बड़ा वो हो गया, हम तो बड़े तंग हैं मुल्क से, स्पेसिस में बड़ी इस तरह की बातें हो रही हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें हो रही हैं। वही तुम लोग तो पाकिस्तान में हो ही नहीं, तुम लोग तो कोई इंग्लैंड में, कोई अमेरिका में, वहाँ पे डॉलर कमा रहे हो, वहाँ पे पाउंड कमा रहे हो, वहाँ पे एंजॉय कर रहे हो, ठीक है ना। तुम लोगों को पाकिस्तान से क्या लगे, ठीक है ना। तुम लोग सिर्फ वही हो जो चाहते हो कि ये मुल्क के 3 टुकड़े हों और उसमें से एक तुम लोगों की जो है वो रियासत बने सिखों के साथ मिल के। ये एजेंडा हर तरफ फैला हुआ है, ठीक है ना। ये कोई ढकी चुपी बात नहीं है कि तुम लोग सिखों के साथ मिलकर क्या साजिश कर रहे हो, ठीक है ना। तुम लोग चाहते हो कि यहाँ पे पंजाब में एक दरार पड़े और यहाँ पे तुम लोगों की एक स्टेट बन जाए। ये तो मेरा नहीं ख्याल कि कभी ये होगा। तुम लोगों को जो है वो कोई ज़मीन ऐसी मिलेगी कि जहाँ पे तुम जो है वो अपने गंदे अकीदे के साथ वहाँ पे रह सको, तुम लोग वहीं पे रहोगे, ठीक है ना। ये सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ तुम लोग ज़िंदा हो और कहीं पे तुम नहीं हो, ठीक है। सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ इस टाइम तहरीक लब्बैक है कि जो इनको टक्कर दे रही है। बाकी जमातों की सोशल मीडिया टीम जो है वो या तो सो गई है या पता नहीं उन्हें सुला दिया गया है, या फिर ये PTI की जो सोशल मीडिया टीम है ये लोगों के जो अकाउंट्स हैं वो फौरी ब्लॉक करवाने की रिक्वेस्ट भेजती है, जिसकी वजह से जो है वो लोगों के अकाउंट्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ज़रा सोशल मीडिया के ऊपर भी जागे, ये मैं PDM की सब जमातों से कह रहा हूँ। सोशल मीडिया के ऊपर आपका बयानिया आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा वॉच करती है, और इसी का फ़ायदा जो है ये PTI वाले चंद लोगों का फसाती डोला जो है ये फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है।